नमस्कार, स्वागत है आपका अजब बाजार की गजब कहानी में। ये आज हमारे वीकेंड शो का नाम है। बाजार भी अजब है और कहानी भी उसकी गजब है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 10-15 दिन से रोज़ सुबह 7 बजे हम और आशीष यही डिस्कस करते हैं कि सब कुछ एक साथ चल रहा है, सारी तेज़ी एक साथ बन रही है। मार्केट भी में इक्विटीज़ भी चल रही हैं, कमोडिटीज़ भी चल रही हैं, बॉन्ड वाले भी चल रहे हैं, बिटकॉइन भी चल रहा है। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब ये क्या भूल भुलैया है, कैसे कैसे मार्केट को समझा जाए। ये रिस्क बन रहा है क्या? उदय कोटक सर को तो बहुत डर लग रहा है। उन्होंने तो लिख भी दिया कि मुझे मार्केट में बहुत डर लग रहा है, सब कुछ एक साथ चल रहा है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। उनके फर्म की ओर से लगातार ये बात कही गई कि मिड कैप में बहुत फ्रॉड है। गिरा और उसके बाद उतनी ज़ोर से ऊपर आया है कि मिड कैप ने न्यू हाई बना दिया। तो ये पहेली क्या है? ये सारे एसेट क्लास एक साथ क्यों चल रहे हैं? क्या हो रहा है मार्केट में? आज पहला सवाल तो ये जिस पे हम डिस्कस करेंगे। दूसरा ये है कि क्या महंगाई ने एक बार फिर से पूरी दुनिया को जकड़ने का प्लान बना लिया है? आप सोच रहे हो कैसे, अपने यहाँ तो इतनी कम हो रही है। मैं आपको समझाऊंगा कैसे महंगाई आपको फिर से पकड़ने वाली है। और तीसरा, जो यूएस में बहुत रेट कट लेकर के लोग उत्साहित हो रहे थे ना, वो उम्मीद एकदम खत्म होती सी दिख रही है। कुछ लोग तो कह रहे हैं इस साल होगी ही नहीं, कुछ कह रहे हैं 2 होगी। मतलब 3-4 से शुरू हुआ था, वो 2 तक आ गए हैं। जून को बढ़ के अब सितंबर तक ले गए हैं। और एक आध लोग कह रहे हैं कि होगा ही नहीं। जो कह रहे हैं नहीं होगा, उसमें नील कश्कारी जो उनके पेंसिल्वेनिया के शायद गवर्नर है, वो ऐसा बोले। हालांकि वो नॉन वोटिंग मेंबर्स हैं। चौथा सवाल है, एक बहुत ही पॉपुलर सवाल है, वोडा आइडिया में क्या करना चाहिए। वोडा आइडिया में दरअसल 20,000 करोड़ रुपए फंड रेज की तैयारी है। 2,000 करोड़ रुपए प्रमोटर और 18,000 करोड़ रुपए के ओएफएस आएंगे, ऑफर फॉर सेल। ये 20,000 करोड़ रुपए क्या करेगी कंपनी? कर्जा चुकाएगी, कैपेक्स करेगी, नया स्पेक्ट्रम खरीदेगी, 5G में लगाएगी, क्या करेगी पता नहीं। तो ये सब क्या करेगी तो अलग चीज़ है। आपको क्या करना है इसमें वोडा आइडिया, क्योंकि ये देश का शेयर है। इसमें हर आदमी इंटरेस्टेड है, सबके पास है, पोर्टफोलियो में खूब ले रखा है लोगों ने, छोटे छोटे निवेशकों ने लिखा है। तो उस पर बातचीत करेंगे, लेकिन एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और जिनके साथ डिस्कस करेंगे उनसे मैं आपको परिचय कराता हूँ। अभय जी हमारे साथ बैठे हुए हैं। अभी कहाँ घूम के आए? अबू धाबी से, खाड़ी देशों से घूम के आए जी। तो वहाँ की भी रिपोर्ट लेंगे। मल्होत्रा जी है तो अमेरिका ही घूम के आए होंगे पक्का, या नहीं होंगे, जाने वाले होंगे तो उधर की खबर। और अनुराग जी हमेशा की तरह अमेरिका से जुड़े हुए, जहाँ सबसे ज़्यादा बवाल होता रहता है। और हमारे चार्ट आर्ट मास्टर हैं सर्वेंद्र जी। पिछली बार बहुत तारीफ हुई थी आपकी, बहुत सारे आपने जो चार्ट दिखाए थे। इस बार फिर देखेंगे हम लोग चार्ट, और चार्ट के संदर्भ में एक बहुत विशेष टिप्पणी हम लोगों ने अभी की थी, उसको समझेंगे कि यार वो दरअसल वैसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो उस सब पे बात होगी। लेकिन सबसे पहले, ये सारे एसेट क्लास एक साथ ऊपर क्यों चल रहे हैं अनुराग जी? गोल्ड भी चल रहा है, क्रूड भी चल रहा है, इक्विटी भी चल रहा है, बिटकॉइन भी चल रहा है, बॉन्ड भी चल रहा है। आपकी समझ में आ रहा है यूएस का मार्केट? नीरज जी नमस्कार आपको, सभी पैनल मेंबर्स को। तो एक तो टाइटल बड़ा अच्छा रखा रखा है आपने, अजब बाजार की गजब कहानी। हाँ, तो इंटरेस्टिंग है। चलिए एक एक करके देखते हैं इनको। क्रूड, आई थिंक द न्यू नॉर्मल, और हम काफी टाइम से इस प्रोग्राम में चर्चा कर रहे हैं, 70 से 90 के बीच में क्रूड का न्यू नॉर्मल है। और वो इसलिए है कि अब पिछले 20 सालों से कंपेयर नहीं होगा। 2014-15 में यूएस का शेल ऑयल की डिस्कवरी जो हुई थी, उससे सडनली ऑयल में बहुत एक मोमेंटस ड्रॉप हो गया था, और वो कुछ साल चला। लेकिन अब वो दौर दोबारा नहीं आएगा। यूएस अपना ऑयल को प्रिजर्व भी करना चाहता है। तो कुछ हद तक जियो पॉलिटिक्स जो चेंज हुई है आफ्टर 2022, उससे आई थिंक वी शुड बी कंटेंट कि न्यू नॉर्मल में 70 के नीचे ऑयल टिकना बड़ा मुश्किल है। अगर कभी आ भी जाए तो 75 से 90 के बीच की आप रेंज लगा के चलिए। 100 के ऊपर जाएगा तो वो वेस्टर्न कंट्रीज भी उस पर कुछ इंटरवेंशन करेंगे। एवरीबडी नोज कि वेनेजुएला रशियन ऑयल एंड ईरानियन ऑयल से भी वर्ल्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज प्राइसेस रेंज में रहता है। इसको सभी मॉनिटर कर रहे हैं, ये सभी के हित में है। तो ये एक हो गया। बट वो 40, 50, 60 के प्राइसेस भूल जाइए। जो 2010 से 20 की डेकेड थी वो एक अलग थी। कॉपर पे आते हैं। बैरोमीटर है इन टर्म्स ऑफ मेटल प्राइसेस, ऑलमोस्ट आई मीन 4.3 4.4 के आसपास पहुंच रहा है। 4.75 तो इसका पीक था। 2008 के मेटल बूम में भी तकरीबन उतना ही पीक था। वर्ल्ड ओवर नीरज जी, ड्यू टू जियोपॉलिटिक्स,
डिफेंस में प्रोडक्शन बढ़ गया है, हर कंट्री डिफेंस में प्रोडक्शन कर रहा है, ऑलरेडी 2 वॉर्स आर अंडरवे, और ये भी एक नया नॉर्मल है जो पिछले 20 सालों से तो नहीं था। तो पीस टाइम के मेटल प्राइसेस को वॉर टाइम के मेटल प्राइसेस से कंपेयर करना भी गलत है। तो दैट्स द रीजन व्हाई डिस्पाइट स्लो डाउन इन चाइना आपके मेटल प्राइसेस अप हैं। सो और कुछ कुछ हद तक रहेंगे। और इंफ्रा भी हर कंट्री बनाने की कोशिश कर रहा है, ऑल्दो इट्स नॉट, चाइना माइट बी स्लोइंग डाउन, पर अदर कंट्रीज आर ट्राइंग टू बिल्ड बेटर इंफ्रा। रियल एस्टेट पे क्विक टेक ले लेते हैं। देखिए, इसमें दो स्टोरी थोड़ी अलग है। यूएस में रियल एस्टेट में अबाउट 7 to 10% का करेक्शन है फ्रॉम पीक लेवल्स, ऑलमोस्ट ऑल मेजर सिटीज, एंड इट इज एक्सपेक्टेड यूएस रियल एस्टेट एक बार बढ़ता है तो अगले 10 साल उस प्राइस को एब्जॉर्ब करने में लगाता है। ये 2008 का जो पीक आया था रियल एस्टेट में यूएस में, वो वापस 2016 में वापस वो प्राइसेस आए, मीडियन होम प्राइसेस की बात कर रहा हूँ। तो अभी जो पीक बनाया 2021-22 में, आई थिंक अगले 7-8-10 साल तक वो एब्जॉर्ब होगा, एंड इट्स वेरी नेचुरल। मैं अगर कमर्शियल अनुराग जी एक मिनट, अनुराग जी, मैं इनको मेजरली 3 ग्रुप में डाल दूं। मान लीजिए एक कमोडिटी वाला डाल दूं, एक डेट डाल दूं, और एक इक्विटीज। तो मोटे तौर पे कमोडिटी सारी बहुत हाई पे है, ब्याज दरें भी ऊंची चल रही हैं, यील्ड भी बढ़ रही है, और इक्विटी भी चल रही है। आपको लगता है कि ये सिंक्रोनाइज्ड है? इसमें एक आध को तो गिरना चाहिए ना। मेरा क्वेश्चन ये है, क्यों नहीं गिर रहे हैं? सब एक साथ कैसे चल सकते हैं, ये बताओ आप। देखिए, लिंकेज तो है ना नीरज जी। अगर कमोडिटीज के तो रीजंस देखिए, बिकॉज ऑफ वी ऑलरेडी डिस्कस्ड एनफ। बॉन्ड्स में अगर हम आते हैं तो बॉन्ड्स तो अगर सेंट्रल बैंक्स के रेट जब तक हाई हैं तो बॉन्ड्स तो हाई लेवल पे रहने ही वाले हैं। नाउ इवेंचुअली वो कितने लो जाएंगे वो भी देखना होगा। अब इंडियन मार्केट में आप देखिए कि कितना रेट कट्स होके भी तकरीबन 100 बेसिस पॉइंट्स ही रेट कट्स होगा, उसके नीचे तो वो जाएंगे नहीं, तो वो भी 5% के आसपास आकर के रुक जाएंगे। यूएस में एक न्यू नॉर्मल बना है, वो हमें डिस्कस करना चाहिए, दैट आई वांटेड टू कम टू, विच इज अबाउट ये जो 10 ईयर यील्ड है ना, ये जो 0% के जमाने में 2.5 से 3, 3.5% में रहता था, 3 से नीचे वो नहीं होगा। तो तकरीबन अंदाजा ये कि इस डेकेड में अबाउट 4 से 4.5 की बॉन्ड यील्ड, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को हमें अंदाजा लगाना चाहिए, जो इमर्जिंग मार्केट्स में फ्लोज को इम्पैक्ट करता है। तो पिछले 20 साल से वो इमर्जिंग मार्केट का फ्लोज आ रहा था, जो अब नहीं आ पाएगा उतना। तो ये बॉन्ड यील्ड की कहानी है नीरज जी। जैसे सेंट्रल बैंक्स रेट कट करेंगे, यील्ड कर्व में थोड़ा उसमें ढलान आएगी और वो नीचे भी टिल्ट करेगा, लेकिन इट विल नॉट गो बैक टू 4.5%, 4 से 4.5 10 ईयर यील्ड को नॉर्मल मान के चले हम। आई थिंक उस पर प्लानिंग करें। स्टॉक्स आते हैं फाइनली, सबसे इंपॉर्टेंट है नीरज जी स्टॉक मार्केट्स हम लोगों के लिए। एंड वहां पर भी अगेन दो कहानियां हैं, हम इसमें और डिटेल में चर्चा करेंगे जब बाकी गेस्ट कहते हैं, लेकिन मैं शुरू में दो कमेंट्स देता हूं। यूएस मार्केट्स किसी भी लिहाज से महंगे नहीं हैं। आई थिंक वी शुड, ये एक दो अलग, देखिए मेरा नैरेटिव थोड़ा सा अलग होगा इसमें, बिकॉज ट्रेडिशनली इंडियन मार्केट में जो नैरेटिव चलता है वो ये है कि देखिए यूएस मार्केट देखिए कितने महंगे हैं। प्लीज ये मिसप्लेस्ड नैरेटिव है। यूएस मार्केट्स आर नॉट एक्सपेंसिव, और हम डिटेल में आएंगे क्यों नहीं है एक्सपेंसिव। दूसरा नैरेटिव इंडिया में स्ट्रांगली चलता है कि नहीं देखिए इंडिया की वैल्यूएशन जस्टिफाइड है, वो भी नैरेटिव में भी पूरी सच्चाई नहीं है। कहीं ना कहीं सच्चाई नीरज जी इन दोनों के बीच में है। बदले बदले से नजर आ रहे हैं। यूएस मार्केट सस्ता है और इंडियन मार्केट महंगा है। एनवीडिया सस्ता है, टीसीएस महंगा है ना? जेपी मॉर्गन सस्ता है, एचडीएफसी बैंक महंगा है। ये